हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। आज यूनिट 2 टॉपिक 4 और इसका लास्ट पार्ट है जिसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की संख्या यहाँ 20 होगी और जिसको विद एक्स्ट्रा एग्जाम फैक्ट्स और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं 20 एमसीक्यूज़ को, जो कि आपके पीवाईक्यू पे बेस्ड हैं और इनमें से क्वेश्चंस आने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच फ्रूट इज़ क्लासिफाइड एज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू राइपन आफ्टर हार्वेस्टिंग। कहता है कौन सा फसल अपनी कटाई के बाद पकने की क्षमता के कारण क्लाइमेट्रिक हिंदी वाली मतलब जलवायु, क्लाइमेट माने जलवायु, फल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बनाना, ऑरेंज, ग्रेप या फिर लेमन। समझो, पहले एक चीज़ समझो आप यहाँ, क्लाइमेट के बेसिस पे दो तरह से ये फ्रूट्स रहते हैं, इनको क्लासिफाइड किया जाता है यानी विभाजित किया जाता है। एक होते हैं क्लाइमेट्रिक, एक रहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए। इनमें अंतर इतना होता है कि जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं ये कटाई के बाद, जैसे पेड़ पे लगे हुए हैं, आपने इनको तोड़ लिया तो ये बाद में एथिलीन गैस बनाते हैं और अपने आप ही ये पक जाते हैं, खाने लायक हो जाते हैं। जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं, इनको हम तब तोड़ते हैं जब ये पेड़ पे लगे लगे ही पक जाते हैं। इतना समझ गए, क्योंकि इनमें बाद में एथिलीन गैस नहीं बनती है। इतना बेसिक हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलो सर, एग्जाम्पल इसके एक दो एग्जाम्पल जान लो। क्लाइमेट्रिक के हो जाएंगे जैसे बनाना, मैंगो और एप्पल। ये बेसिक बता रहा हूँ आपको, बहुत हो सकते हैं इसके अलावा भी, ठीक है। तो इनका क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए इनको पेड़ से तोड़ा तो ये उस समय ग्रीन कलर के थे, यानी कि ये पके हुए नहीं थे। तो बाद में तोड़ने के बाद भी जब आप इनको स्टोर करके कहीं रखेंगे तो इनमें एथिलीन गैस बनती है और खुद से ये पक जाते हैं। बाकी नॉन क्लाइमेट्रिक में आ जाएंगे आपके ऑरेंज लिख सकते हैं हम, ग्रेप लिख सकते हैं, और सिट्रिक फ्रूट्स में और भी आते हैं, जैसे आप लेमन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये कैसे होंगे, इनको आपको पकने के बाद ही तोड़ना रहता है। ऐसा नहीं होता कि बाद में ये एथिलीन गैस बना के अपने आप पक जाए, ठीक। संतरा बताइए अब यहाँ पे, ऑरेंज कैसा होगा, ये नॉन क्लाइमेट्रिक होगा। ग्रेप कैसा होगा, ये भी नॉन क्लाइमेट्रिक होगा। और वहीं नींबू भी नॉन क्लाइमेट्रिक होगा। इनमें से एक बचेगा बनाना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी मैं आपको बनाना के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। इसको हम प्रकृति का फास्ट फूड कहते हैं, यानी कि नेचर्स फास्ट फूड इसको बोला जाता है। ये सवाल तो वैसे नहीं आएगा, बट ऐसी एक फैक्ट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। नेचर्स फास्ट फूड किसको कहते हैं, ये हम बनाना को कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वॉट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज इन फ्रेश वेजिटेबल्स। ताज़ा सब्जियों में सूक्ष्मजीवी खराबी का प्राथमिक कारण क्या है। हाई मॉइस्चर कंटेंट, लो शुगर कंटेंट, एक्सपोजर टू सनलाइट या फिर लो फाइबर कंटेंट। बताइए। देखो, फ्रेश वेजिटेबल्स में आप जानते हो हाई मॉइस्चर होता है, कई बार बता, और इसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और बैक्टीरिया फंगस को ये बहुत पसंद होते हैं, इसलिए ये इसमें ग्रोथ करते हैं और इसको स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है। वहीं मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया अगर इसको स्पॉइल करेंगे और जो फंगस इसको स्पॉइल करेंगे तो दोनों में अंतर होता है। जब फंगस से ख़राब होगा तो मोल्ड बनते हैं, यानी उस पर धब्बे धब्बे बन जाते हैं और इसमें स्मेल आती है, गंदी ओडोर आती है, ठीक है। बाकी वहीं बैक्टीरिया से अगर बैक्टीरिया से स्पॉइल्ड होते हैं तो सॉफ्ट रॉटिंग हो जाती है, ठीक है, यानी सड़ना शुरू हो जाता है, सिंपल सी बात है। लगभग 80 to 90% वाटर कंटेंट ही तो होता है वेजिटेबल्स में, और होता ही क्या है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई मॉइस्चर कंटेंट। कितना, 80 to 90% होता है, बेसिक सी बात है। कम चीनी सामग्री, गलत हो जाएगा। एक्सपोजर टू सनलाइट से क्या होता है, विटामिन इसके नष्ट हो सकते हैं, सब्जियों के, फलों के, और बाकी इससे विटामिन नष्ट हो सकते हैं, बस। तो ये भी गलत हो जाएगा। कम फाइबर सामग्री, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है। विच प्रिजर्वेशन मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स बाय रिड्यूसिंग वाटर एक्टिविटी। फलों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जल गतिविधि को कम करके कौन सी संरक्षण विधि सबसे अधिक उपयोग की जाती है। फ्रीजिंग, ड्राइंग, पाश्चराइजेशन, इरिडिएशन। बताइए इसमें। तो ये क्या कह रहा है, जल एक्टिविटी। ये क्या कह रहा है, वाटर एक्टिविटी को कम करना है। वाटर एक्टिविटी को कम करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जिसमें पानी ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो इनसे बचाने के लिए हम ड्राइंग करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, कैनिंग करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना होगा, ड्राइंग। देखो, फ्रीजिंग भी यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि वाटर एक्टिविटी को कम करने की ये बात कर रहा है ना। बचाने की बात करेंगे, इसको प्रिजर्व करने की, तो फ्रीजिंग भी सही है,
पास्चराइजेशन भी, तो फिर इसका ड्राइंग भी सही है, फ्रीजिंग भी सही है। लेकिन कह रहा है वाटर एक्टिविटी को कम करना है तो ड्राइंग से ही वो की जा सकती है, ठीक। बाकी जब हम ड्राइंग करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 0.6 इतनी वाटर एक्टिविटी कम हो जाती है उसकी, ठीक हो गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब ग्रेप्स हैं, है ना, इनको हम जब ड्राइंग करते हैं तो इससे किशमिश बन जाती है, ठीक है। प्रिजर्व हो गई बहुत लंबे समय तक, अंगूर जितने दिन तक नहीं चलते उतने दिन तक किसमिस चलती हैं, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग मैंने बताया बैक्टीरिया रोक देगा लेकिन जल गतिविधि को कम नहीं करेगा। पास्चराइजेशन ये मेनली मिल्क के लिए काम आती है, फलों के लिए नहीं। इरेडिएशन मैंने बताया ये बैक्टीरियाज को मार तो देगा, किल कर देगा, लेकिन जल गतिविधि को कम नहीं करेगा, जबकि यहाँ पूछा जा रहा है जल गतिविधि को कम कौन करेगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक अंगूर है जो मैंने अभी यहाँ बताया था, ये जो अंगूर है इसका याद रखना 85% जो पानी है ये हटने के बाद किशमिश बनती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 1 किलोग्राम आपके पास ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, तो उनसे केवल 200 ग्राम ही किशमिश मिलती हैं आपको बन के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द सॉफ्ट रॉट स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों की सॉफ्ट रॉट खराबी के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव सबसे अधिक सामान्य रूप से जिम्मेदार है, बताइए। एरविनिया, कारोटोवोरा, एस्परजिलस नाइजस, साल्मोनेला प्रजाति या लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। सॉफ्ट रॉट क्या है पहले तो ये समझो, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें क्या है, सब्जियों के वेजिटेबल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको तोड़ के उसको कैसा है, स्लिमीनेस, चिपचिपा बना देता है और वो गलने लग जाते हैं, ठीक। सॉफ्ट रॉट कौन कौन करेगा वो आप याद रखेंगे। एरवेनिया, ये जिम्मेदार हो सकता है इसके लिए। सेकंड आपको शीडोमोनास, ये ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी एस्परजिलस नाइजस ये क्या करेगा, ये फंगस और मोल्ड बनाता है, ठीक है। बाकी साल्मोनेला ये सॉफ्ट रॉट नहीं करता है, ये साल्मोनेला जो होता है ये होता है एक पैथोजन होता है, रोगाणु होता है, रोग देता है, रोग पैदा करता है। बाकी लैक्टोबैसिलस ये फर्मेंटेशन में काम आता है, सॉफ्ट रॉट में काम नहीं आता है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। एक मैं फैक्ट बताता हूँ, ये इतना पावरफुल होता है कि अगर आपने एक आलू को रख दिया और अगर ये वहाँ पे है तो सोचिए आप आलू का कुछ ही दिनों में ही सूप बना देगा, मतलब उसको इतना ज़्यादा गला देगा उसको ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल्स कंटेमिनेटेड विद लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस कैन लीड टू। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस से दूषित सब्जियों के सेवन से क्या हो सकता है, बताइए। लिस्टीरियोसिस, वॉट्यूलिज्म, ट्यूबरक्लोसिस, कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस, बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, जो सवाल में दिया हुआ है उसी से आप लगा सकते हो। लिस्टीरिया से लिस्टीरियोसिस होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस ये एक रोगाणु होता है, पैथोजन होता है यानी बैक्टीरिया होता है, और ये दूषित पानी जो होगा, कंटेमिनेटेड पानी होगा, कंटेमिनेटेड मिट्टी होगी, कंटेमिनेटेड सब्जियां होंगी, यानी कि ये ख़राब जब होंगे तो इनसे हमारी बॉडी में ये एंटर करता है, हमें परेशान करता है। बाकी लिस्टीरियोसिस सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक होता है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और बेसिकली ये क्या कर देता है, फूड पॉइजनिंग कर देता है हमारी बॉडी में। तो अब चलो मुझे बताओ, ये जो लिस्टीरिया है ये अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो इसकी जो ग्रोथ रेट होगी ये बढ़ेगी या कम होगी, तो आप याद रखेंगे ये बढ़ जाएगी। समझ में आया। वॉटुलिज्म आपको पता है क्लॉस्ट्रीडियम वॉटुलिनियम से होता है। तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस ये आपको माइकोबैक्टीरियम से होता है। कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस ये कैम्पिलोबैक्टर से होता है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। हाँ तो बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, ये 4 डिग्री सेल्सियस होगा, इस पर भी ये बढ़ता रहता है, इसको इससे भी कम रखना पड़ता है, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच पैकेजिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन कट फ्रूट्स। कटे हुए फलों में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोकने के लिए कौन सी पैकेजिंग विधि जिम्मेदार है या फिर प्रभावी है। वैक्यूम पैकेजिंग, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रैप, पेपर पैकेजिंग या फिर ग्लास कंटेनर्स, बताइए। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होती है, समझो। आपने कोई फ्रूट लिया, उसको आपने काट दिया, तो फिर जो ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही वो आता है तो एंजाइम्स होते हैं कुछ, जैसे एक नाम बताता हूँ, लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं पॉलीफेनॉल। पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, ठीक है। ये जहाँ से कटा हुआ भाग है उसका कलर चेंज कर देता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वैक्यूम पैकेजिंग हमें इसके लिए जिम्मेदार होती है कि अगर आपने फलों को काट के रखा है तो वैक्यूम पैकेजिंग होनी चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी एक होता है, मैंने आपको बताया था MAP होता है ना। अगर ये ऑप्शन में होता तो हम इसे भी लगा सकते थे। MAP होता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग,
ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स होते हैं, कभी आपने एप्पल को, केला को आपने काट के अगर रख दिया होगा या फिर छील के रख दिया होगा तो कुछ ही टाइम में वो ब्राउन हो जाते हैं। ठीक है, बाकी घर पे अगर आपने इनको काट के रखा है कि मेहमान आएंगे तब उनको हम कटे हुए खिला देंगे, लेकिन इनका कलर चेंज ना हो तो उसके लिए हम सिट्रिक एसिड यानी नींबू के रस का भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, बस उनको खट्टा लगेगा, इतनी सी बात है। ठीक है, बाकी के सारे हमारे ऑप्शंस हैं, ये इसको नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बेसिक सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ वेजिटेबल इज मोस्ट ससेप्टेबल टू विल्टिंग ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट? उच्च जल सामग्री के कारण कौन सी सब्जी मुरझाने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती है? बताइए। लीफी ग्रीन्स, रूट वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स या फिर लेग्यूम्स यानी फलियां? तो बताइए इनमें से। अच्छा सवाल है। ये जो विल्टिंग है इसको बोलते हैं मुरझाना। ये तब होता है जब सब्जियां पानी खो देती हैं। आपको पता है सब्जियों में पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जब वो रखा रहेगा और ड्राइंग उसकी होने लगती है, सूखने लगते हैं वो, उनका पानी कम हो जाता है, तब वो मुरझाने लगते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि उनका टेक्सचर यानी कि उनकी बनावट वो ख़राब होने लग जाती है। आपने देखा होगा धनिया, पालक, ये सारी चीज़ें हैं ना, कि पत्तेदार सब्जियां रहती हैं उनमें 90 से 90%, उनमें 90 to 95% वाटर होता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना होता है सर? हाई ह्यूमिडिटी स्टोरेज यानी कि ठंडी और नम जगहों पर इनको रखा जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए, लीफी ग्रीन्स। तो मैंने आपको बताया कि इनमें सब में ही होगा, लेकिन बेसिकली मुरझाने की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतनी। जैसे आपको बताऊं, पालक होता है, इसको अगर आपने 24 आवर्स के लिए बिना रेफ्रिजरेशन के या फिर बिना नमी के, नमी मने जैसे आप जब गए होंगे सब्जी खरीदने के लिए तो सब्जी वाले जो रहते हैं, जो वेजिटेबल सेलर्स, वो उस पर पानी छिड़कते रहते हैं। इससे क्या होता है, उसमें नमी आती रहती है, मॉइस्चर आता रहता है, इसकी वजह से वो बचा रहता है। बाकी घर पे आप अगर इसको लेकर के आते हैं और 24 आवर्स तक इसको बिना रेफ्रिजरेशन के यानी बिना रेफ्रिजरेट किए अगर आप फ्रिज में इसको नहीं रखते हैं तो आप याद रखना 24 आवर्स में ये अपना 50% जो वाटर कंटेंट होता है उसको खो देता है और एक सूखे पत्ते की तरह बनने लग जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर्स इन स्टोर्ड फ्रूट्स? संग्रहित फलों में ऑफ फ्लेवर विकसित होने पर प्राथमिक कारण क्या होता है? सभी अभी सारी चीज़ समझाऊंगा, परेशान मत होना, बेचैन मत होना। माइक्रोवियल फर्मेंटेशन, लिपिड ऑक्सीडेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन, स्टार्च हाइड्रोलाइसिस। बताएं ऑफ फ्लेवर क्या होता है? ऑफ फ्लेवर का मतलब होता है फलों के टेस्ट का खराब हो जाना, उसमें गंध आना। और होता किस लिए? माइक्रोवियल एक्टिविटी, सूक्ष्मजीवीय गतिविधि के कारण होता है। सिंपल है। माइक्रोवियल कौन कौन कर सकता है? ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है? इसके दो रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सब होने के दो रीजन हो सकते हैं। एक को बोलते हैं, सिंपल शॉर्ट में लिखूंगा, माइक्रोवियल फर्मेंटेशन। माइक्रोवियल यानी सूक्ष्मजीव, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। कौन कौन कर सकता है? ईस्ट कर सकता है, ईस्ट को हिंदी में खमीर बोलते हैं। और कौन करता है? बैक्टीरिया कर सकता है, बैक्टीरिया को हिंदी में बैक्टीरिया ही बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? लिपिड ऑक्सीडेशन यानी कि जो बसा है उसके ऑक्सीकरण से हो सकता है। इसमें क्या रहता है, अगर किसी फ्रूट में, किसी सब्जी में अगर ऑयल कंटेंट है तो वो ख़राब होने लग जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ मैंने आपको फर्मेंटेशन बताया। फर्मेंटेशन यहाँ क्या करेगा? या तो एल्कोहल बना देता है या फिर एसिड बना देता है। बेसिक सी ये बात है। ऐसे फल जो खट्टे होते हैं, ठीक है, उनमें ये एल्कोहल बना देता है। सिंपल सी बात है। चलिए, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, माइक्रोवियल। ठीक है, तो मैंने आपको ये दो कारण बताए, एक तो लिपिड ऑक्सीडेशन का बताया और एक माइक्रोवियल फर्मेंटेशन का बताया। आप कहेंगे सर आपने तो दोनों ही ऑप्शन दे दिए, अब क्या लगाएं? देखिए यहाँ पढ़िए सवाल को, प्राथमिक कारण क्या है, सबसे प्राइमरी कारण क्या है इसका, तो वो हो जाएगा माइक्रोवियल फर्मेंटेशन। ठीक है, अगर ये नहीं होता तब हम इसको लगाते। इसीलिए मैं आपको ये ऐसे ऑप्शंस बना रहा हूँ जिससे आप फंसे नहीं एग्जाम में, पता चले वहाँ पे माइक्रोवियल फर्मेंटेशन आप रट के चले गए और वहाँ पे लिपिड ऑक्सीडेशन हुआ ऑप्शन में, तब फिर आप क्या करिएगा? ठीक है, ये एमसीक्यू ज़्यादा प्रोडक्टिव लगे इसलिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, आपके भले के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सवाल है, विच मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्पॉइलेज इन फ्रूट्स बाय मेजरिंग वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? फलों में खराबी का पता लगाने के लिए वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को मापने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? वही जो हमने कल भी पढ़ा था, टोटल प्लेट काउंट, इलेक्ट्रॉनिक नोज, पीएच मेजरमेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट। ये नीचे यहाँ आ गया है गलती से, इस बेचारे को माफ़ कर देना। सबसे पहले तो आप इतना याद रखिए कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये होते हैं जैसे एल्कोहल और
एस्टर इसकी खराबी से बनते हैं, ठीक है, और स्मेल देते हैं हमको। इसको डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास मेथड्स होते हैं, एक होता है ई नोज यानी इलेक्ट्रॉनिक नोज, ठीक है। ये क्या करता है, नोज क्या करती है, गंध आती है ना उससे, तो गंध को ही मापता है, ये बेसिक सिंपल है। सेकंड होता है जिसका नाम है गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटो, यार ये पूरा लिखना ना मुझे बड़ा बेकार लगता है, क्रोमेटोग्राफी। ये क्या करता है, ये यौगिकों का विश्लेषण करता है। सर यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करके उनका विश्लेषण करता है, मॉनिटर करता है उनको, ठीक है। काम का नहीं है, बस इतना नाम याद रखो, ई नोज ही आएगा, आएगा तो भी। तो कोई भी फल होंगे, सेब केला कुछ भी होगा, उसको सबको ये जांचता है। इलेक्ट्रॉनिक नोज उसकी ताजगी को मापता है कि कैसी खुशबू उसमें से आ रही है, बेसिक सी बात है, ठीक है। बाकी आप तो कौन सा आंसर, चलिए तो आंसर बताने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी बताना तो पड़ेगा। टोटल प्लेट काउंट्स, ये बैक्टीरिया काउंट करता है। शायद मैं 7th या 8th टाइम ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अगर अब भी गलत करके आए ना तो तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूंगा फिर मैं। तो ऑप्शन सी, पीएच मान, पीएच वैल्यू बता रहा है, सामान्य खराबी, तो पीएच मेजरमेंट ये सामान्य खराबी के लिए है, बेसिकली कोई भी कर सकता है। ऑप्शन डी, मॉइस्चर टेस्ट, ये नाम में ही लिखा है, नमी यानी मॉइस्चर को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच हेल्थ बेनिफिट इज एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फलों के सेवन से कौन सा स्वास्थ्य लाभ जुड़ा हुआ है। रिड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इन्हेंस्ड माइक्रोवियल ग्रोथ, या फिर रिड्यूस्ड प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन के अवशोषण में कमी। चलिए बताइए। सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट्स ये फलों में पाए जाने वाले कुछ यौगिक होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देते हैं। सब कुछ भी समझ नहीं आया, समझो। एंटीऑक्सीडेंट्स के दो रीजन, एंटीऑक्सीडेंट से हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो कहीं पे अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स मिला के उस ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं, लेकिन कुछ फलों में ये पहले से ही होता है। क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, और इसका काम क्या रहता है, रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स सर यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे वो होंगे ऐसे पैथोजेंस होंगे, बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहेंगे वो होंगे, जो इसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो ये उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। सर एंटीऑक्सीडेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स बता दीजिए। चलिए तो दो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल्स बताता हूँ। एक तो विटामिन सी हो जाएगा, जो कहाँ से मिल सकता है, खट्टी चीज़ों से, ऑरेंज से मिलेगा आपको, है ना, नींबू से मिलेगा, ये सारी चीज़। एक होता है पॉलीफेनॉल्स, इसको आप याद रख लेना, ये भी आपसे पूछ सकता है कि पॉलीफेनॉल्स है क्या, तो सीधा सिंपल सवाल आएगा तो आप घबरा जाओगे कि ये क्या है, ठीक है। पॉलीफेनॉल्स ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसका सोर्स क्या होता है सर, अंगूर, ग्रेप, ठीक है, और ब्लूबेरी। चलिए तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, तनाव में इसमें कमी कर देगा, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कोलेस्ट्रॉल ये सब यहाँ पे काम के हमारे नहीं है, इनको कई बार हम लोग पहले से कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच स्पॉइलिज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन्स इन स्टोर्ड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स। सारी चीज़ें देखिए घूम घूम के आ रही हैं, वही माइकोटॉक्सिन्स हम शुरुआत से एंड तक पढ़ रहे हैं, लेकिन सवालों में पूछने का तरीका बदल जाता है। सेब जैसे संग्रहित यानी स्टोर्ड फलों में माइकोटॉक्सिन पैदा करने वाला कौन सा खराबी सूक्ष्मजीव है, बताइए जी। माइकोटॉक्सिन कौन बनाता है बताइए, फंगस है ना। और दो फंगस के नाम याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। एक आप पेनिसिलियम याद रखना, ठीक है, जो कि पेट्यूलेन बनाता है। एग्जाम्पल किस में बनाएगा, एप्पल में बनाएगा, ठीक है। और दूसरा एक एस्परजिलस याद रखना, एस्परजिलस ये अफ्लाटॉक्सिन बनाता है, ठीक है, ये कई बार बना चुका हूँ। और ये कहाँ पे, ग्रेन्स में, अनाज में बनाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पेनिसिलियम, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ये जो पेनिसिलियम है ये सेब में पेट्यूलिन बनाता है, ये मैंने अभी यहाँ लिख दिया है। जो माइकोटॉक्सिन होता है एक प्रकार का, ये इसको ख़राब तो कर ही देता है, बाकी हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ही। स्यूडोमोनास मैंने आपको बताया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये माइकोटॉक्सिन नहीं है ना। बैसिलस सेरेसिस इसकी बात बताई, ये अनाजों में होता है, फलों में नहीं होता। ई कोलाई का मैंने बताया आपको, ये एक पैथोजन है, माइकोटॉक्सिन नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है जी। चलिए, और बाकी ये जो पेनिसिलियम है ये वही कवक है जो एंटीबायोटिक भी बनाता है, लेकिन सेब में ये एक विलेन की तरह काम करता है, पेट्रोलिन बना देता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच प्रिजर्वेशन टेक्निक यूजेस हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन टू प्रिजर्व फ्रूट्स।
फलों को संरक्षित करने के लिए उच्च चीनी सांद्रता का उपयोग करने वाली कौन सी संरक्षण तकनीक है? जैम मेकिंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, वैक्यूम पैकेजिंग। बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, आसान सवाल है और टेस्टी सवाल है। हाई जो शुगर कॉन्सेंट्रेशन है, उच्च चीनी सांद्रता जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करेगा जी? मैंने बताया वाटर एक्टिविटी को कम कर देगा, जल की गतिविधि को कम कर देगा और इससे क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे और ख़राब नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीनी से यानी शुगर से इसके दो प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स हम यूज कर सकते हैं। दो प्रकार से हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। एक जैम बना के, जैम मेकिंग से, और दूसरा कैंडी बनाकर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? जैम मेकिंग। ठीक है। क्या होता है जी? 60 से 70% इसमें चीनी डाल, ठीक है, फ्रूट्स लेते हैं, 60 से 70% उसमें चीनी मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं और जैम बन जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। और ये जो फ्रूट्स हैं जिनको आप मुश्किल से 4, 5, 6, 8, 10 दिन आप इनको सुरक्षित रख सकते थे, जैम बनने के बाद ये कई महीनों तक, बहुत लंबे समय तक ये प्रिजर्व होकर रहता है। ठीक है जी। चलिए, तो सिंपल है। आप याद रखना, हर एक चीज़ को जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उन चीज़ों को तो आप भूलना नहीं है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप याद रखेंगे। विच टाइप ऑफ फ्रूट इज मोस्ट प्रोन टू फंगल स्पॉइलेज ड्यू टू इट्स हाई शुगर कंटेंट? उच्च चीनी सामग्री के कारण कौन सा फल कवक खराबी के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? ग्रेप्स, अंगूर, एप्पल, मैंगो या पाइनएप्पल? बताइए। जो समझदार हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो समझ रहे होंगे इन क्वेश्चंस की क्वालिटी का स्तर। ऊपर मैंने आपको बताया चीनी की सांद्रता का प्रयोग करने से संरक्षण तकनीक आपको मैंने बताई, लेकिन ये क्या 100% सेफ़ है? मैंने आपको बताया इतने प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, इतने प्रकार के फंगस होते हैं कि किसी को चीनी पसंद नहीं है वो तो चीनी में मर जाएगा, और किसी को चीनी बहुत ज़्यादा पसंद होगी तो ऐसा भी तो होगा। जैसे मैंने आपको बताया था किसी को ऑक्सीजन होने पे ग्रोथ अच्छी होती है उसकी, और कोई ऑक्सीजन में आके मर जाता है। तो ऐसे कुछ ऐसे भी तो होंगे जो चीनी में आकर के बढ़िया ग्रोथ रेट उनकी काफ़ी बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह से देखिए, दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे जोड़ के बताई हैं। चलिए, हाई शुगर जो कंटेंट है, ये कुछ प्रकार के कुछ फंगस भी होते हैं और कुछ ईस्ट होते हैं, इनको आकर्षक लगता है, यानी उनको ये इन्वाइट करता है कि आओ भाई, तुम्हारी पसंद की चीज़ आ गई है, खा लो, बढ़ जाओ और ख़राब कर दो इसको। ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, अंगूर। ठीक है। अंगूर में देखो पहले से ही चीनी ज़्यादा होती है। ठीक है। और जो कि फंगल स्पॉइलेज को बढ़ावा देता है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये कूल टेम्परेचर में हम इसको रखें और क्लीन करके रखें इसको। और याद रखना, कवक, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सा फंगस इसको परेशान करेगा? एस्परगिलस इसको परेशान करेगा। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच केमिकल प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन ड्राइड फ्रूट्स? सूखे फलों में सूक्ष्मजीवी वृद्धि को रोकने के लिए कौन सा रासायनिक संरक्षक सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सिट्रिक एसिड या फिर पोटेशियम सॉर्बेट? बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा जी इसका ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अब समझो, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा? मोल्ड आएंगे उनको निपटा देगा, और बैक्टीरियाज होंगे इनको भी निपटा देगा। वहीं पोटेशियम सॉर्बेट जो है, ये केवल किसके लिए? फंगस के लिए जिम्मेदार होता है, फंगस को केवल ये रोक सकता है। ठीक है। अब देखिए, पहले सुनते चलिए पूरा, परेशान मत होना, बेचैन मत होना, सुनते चलो पहले। ये इसका टेस्ट और इसका कलर इसको भी बनाए रखता है, ख़राब नहीं होने देता है। ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड। सर, क्या ये बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा? इसमें कोई क्षमता नहीं है किसी को बचाने की? बिल्कुल है। सॉल्ट और कुछ फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ फ्रूट्स लिख रहे हैं, तो इनको बचाने में काम करता है। वहीं सिट्रिक एसिड, ये तो खट्टा होता है। ठीक है। और बाकी पोटेशियम सॉर्बेट ये भी काम करता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड नाम याद रखना है, क्योंकि कह रहा है सूक्ष्मजीवी वृद्धि को यहाँ पे रोकना है। ठीक है। सोचो, अगर यहाँ लिखा होता फंगस को केवल रोकना है, तो हम क्या लगाएंगे? पोटेशियम सॉर्बेट लगाएंगे, मतलब इसको प्राथमिकता ज़्यादा देंगे आंसर लगाने में। लेकिन यहाँ कह रहे हैं सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव तो क्या होता है? फंगस भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, मोल्ड भी होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे सूक्ष्म जीव लिखा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड लगाना है हमें। ठीक है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ चिलिंग इंजरी इन ट्रॉपिकल फ्रूट्स ड्यूरिंग स्टोरेज? भंडारण के दौरान उष्णकटिबंधीय फलों में चिलिंग इंजरी का मुख्य कारण इनमें से क्या है? बताइए। लो टेम्परेचर स्टोरेज, हाई ह्यूमिडिटी, एक्सेसिव सनलाइट, हाई शुगर कंटेंट। ये टेम्परेचर पे ला करके आपकी क्लाइमेट की बात कर रहा है। एक कह रहा है ट्रॉपिकल होता है और एक होता है सब ट्रॉपिकल। ठीक है। और भी होते हैं, बस हमें यहाँ पे दो याद रखने हैं। ट्रॉपिकल के लिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि बनाना हो जाएगा आपका और मैंगो हो जाएगा। और यहाँ सब ट्रॉपिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा। सिंपल, पहले तो इतना सा बात याद रखेंगे आप। बाकी चिलिंग इंजरी तब होती है जब ट्रॉपिकल फ्रूट्स
बहुत कम टेम्परेचर पे इनको संग्रहित किया जाता है। यानी यहाँ से आपने बनाना तोड़ा, मैंगो तोड़ा और इसको बहुत कम टेम्परेचर पे आपने क्या किया, स्टोर करके रख दिया। टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पे, कम होगा, उसमें आपने इसको स्टोर करके रख दिया। इससे क्या हो जाएगा, चिलिंग इंजरी से इसका जो रंग है, कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा और इसमें पिटिंग हो जाए। पिटिंग माने गड्ढे, इसमें गड्ढे गड्ढे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। इसकी रोकथाम के लिए हमको कम से कम 10 से 13 डिग्री सेल्सियस पे तो कम से कम इनको स्टोर करके रखना ही चाहिए हमको। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट सवाल ये पूछ ले कि ये जो चिलिंग इंजरी है, चिलिंग इंजरी क्या है, ऐसे फल जिनको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हमने रख दिया, और वो कैसे हैं, ट्रॉपिकल हैं, बहुत गर्मी में रहने वाले हैं, इनको आपने रख दिया तो उनको इंजरी हो गई, तो इसको बोल रहे हैं हम क्या, चिलिंग इंजरी। इंजरी माने ख़राब हो जाना यहाँ पे। तो और उसमें क्या हो रहा है, इसका टेस्ट ख़राब हो रहा है, इसमें स्मेल आने लग जाएगी और इसमें गड्ढे गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये हमारा पूरा, मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी। ठीक है, चलिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा बताइए। चलिए, तो लो टेम्परेचर स्टोरेज हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच हेल्थ इशू इज लिंक्ड टू द कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल कंटेमिनेटेड विद साल्मोनेला। साल्मोनेला से दूषित सब्जियों के सेवन से कौन सी स्वास्थ्य समस्या हो जाती है। सिंपल सवाल है जी। साल्मोनेला क्या है, एक बैक्टीरिया है और कैसा है, पैथोजन है, रोगाणु बैक्टीरिया है। साल्मोनेला करता है साल्मोनेलोसिस। वॉमिटिंग हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस, एर्गोटिज्म ये फंगस से होता है, और ये कहाँ से, ग्रेन्स, अनाज में जनरली देखने को हमें मिलता है। लिस्टीरियोसिस ये लिस्टीरिया से होता है, और मिनीमाता ये किससे होता है बताइए, कोई बता सकता है। ये मरकरी से होता है, पारे से होता है, याद रखना। बाकी जो कच्ची सब्जियां रहती हैं, अगर हम इसको 1% सिरके से, सिरका मतलब विनेगर, अगर इसको पानी में मिक्स करके उसके घोल से अगर इसको धोएंगे तो साल्मोनेला जो होता है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है उससे। ठीक है। विच मेथड इज़ नॉट कॉमनली यूज टू प्रिजर्व फ्रेश वेजिटेबल्स। ताज़ा सब्जियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी विधि सामान्य रूप से उपयोग नहीं की जाती है। यानी 3 तो की जाती हैं इसमें से और 1 इसमें नहीं की जाती है। तो चलिए बताइए। अलग ही दिख रहा है, पाश्चराइजेशन, ये मिल्क में यूज़ किए जाते हैं। सब्जियों में इसका क्या काम है, फ्रीजिंग करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, रेफ्रिजरेशन करेंगे। अरे सिंपल सवाल है मेरे भाई। सब्जियां जो आप लेकर के आते हो सब्जी मंडी से, मार्केट से जा करके, तो उनको बेसिकली सामान्य विधि हमें बतानी है किससे उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, ठंडा कर दो, फ्रीजिंग मतलब ठंडा कर दो, फर्मेंटेशन अचार बना के रख दो उसका, है ना, तब भी तो सब्जी का ही अचार तो है जो काफ़ी टाइम तक दुकान पर रखा रहता है। रेफ्रिजरेशन यानी कि ठंडा करके रख दो, नमी बनाए रखो, पानी छिड़कते रहो उन पर, उससे ही बना रहता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था एक ब्लांचिंग एक प्रक्रिया भी बताई थी सब्जियों के लिए लेक्चर के टाइम पे। तो अगर है किसी में दम तो बताओ कि ब्लांचिंग प्रक्रिया कैसे की जाती है ना। और ये एंजाइम को मैंने बताया था कि एंजाइम्स को ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है। तो बता दो कैसे की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच फैक्टर एसिलरेट्स द स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट्स एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर ही फलों की खराबी को तेज करने वाला कारक इनमें से कौन सा है। हाई माइक्रोबियल लोड, लो पीएच और लो शुगर कंटेंट या हाई फाइबर कंटेंट, बताइए। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ मैं इसको। ये हाई माइक्रोबियल लोड हो जाएगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पे क्योंकि रूम टेम्परेचर इनके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, रूम टेम्परेचर मैंने आपको बताया था 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ये लगभग इसको कंसीडर किया जाता है। और अगर इसको सही रखना है तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रखिए, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। एग्जाम्पल के लिए अगर जो स्ट्रॉबेरी होती है उसको अगर आपने टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रखा छोड़ दिया तो 2 दिन में वो जैम जैसी बन जाएगी। ठीक है, करके देख लेना, ये तो बेसिकली घर पे कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 19। विच टेस्ट इज यूज टू एसेस द फ्रेशनेस ऑफ वेजिटेबल्स बाय मेजरिंग एथिलीन प्रोडक्शन। सब्जियों की ताजगी का आंकलन करने के लिए एथिलीन उत्पादन को मापने वाला कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है। गैस क्रोमेटोग्राफी, टोटल वॉलेटाइल बेस नाइट्रोजन टेस्ट, पेरोक्साइड वैल्यू टेस्ट, एसिड वैल्यू टेस्ट, बताइए। एथिलीन क्या है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, क्या काम करता है जी, सब्जियों को, फलों को पकाने में काम करता है, राइपनिंग में इनकी में मदद करता है। ठीक है, बाकी देखो गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये एथिलीन को मापता है, ये आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक नोज क्या होता है, ये गंध मापता है कि गंध कैसी है, स्मेल कैसी आ रही है इसको और कितनी तेज़ आ रही है, उससे इसकी फ्रेशनेस का पता चलता है। ठीक है, और अगर ज़्यादा एथिलीन हो जाती है तो फल सड़ने लगते हैं, सब्जियां सड़ने लगती हैं, खराबी का संकेत होता है। तो ऑप्शन ए गैस क्रोमेटोग्राफी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एथिलीन के स्तर को मापता है, सब्जियों की ताजगी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, टोटल वॉलेटाइल बेस नाइट्रोजन टेस्ट तो 7th या 8th टाइम बता रहा हूँ, ये फिशेस की जो ताजगी है उनके बारे में इससे पता लगाया जाता है। पेरोक्साइड वैल्यू टेस्ट ये बताइए, ये रेंसिडिटी को मापता है। ठीक है, और एसिड वैल्यू टेस्ट ये ऑयल की गुणवत्ता उसके बारे में बताता है। ठीक है जी, चलिए तो
चलिए, तो यूनिट नंबर 2 टॉपिक नंबर 4 का ये सबसे लास्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट का सबसे लास्ट वीडियो और इस लास्ट वीडियो का सबसे लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो इस सवाल को खड़े होकर सल्यूट किया जाए। विच न्यूट्रिएंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। बताइए, हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व रक्त के थक्का जमाने में आवश्यक होता है? के, सी, आयरन या कैल्शियम? बताइए। चलिए, पहले तो मुझे बताओ, रक्त का थक्का जमना क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। आपको कहीं चोट लग गई तो उसके बाद आपने देखा होगा रक्त अपने आप धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे प्रॉपर एक लेयर बना देता है जिससे ब्लड आपका नहीं आता है, तो उसी को ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ये बहुत अपने आप में बड़ा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। कभी अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग को मैं बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन यहाँ बस आप इतना समझ लीजिए कि विटामिन के हमारे लिए बहुत आवश्यक रहता है और विटामिन के हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है, ठीक है? वहीं विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। आयरन आपके ये आयरन जो आपके ब्लड फॉर्मेशन के लिए है ना, इसके लिए काम करता है, ये सिंपल सी बात है। कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है? और विटामिन के क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है? चलिए, यहाँ देखिए लिखा है थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको पसंद आता है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं और ये एमसीक्यू की पूरी प्रैक्टिस की सीट भी आपको वहाँ मिल जाएगी। अब हम यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक नंबर 5 इसको कंप्लीट करने के लिए जाएंगे इसके बाद, ठीक है? चलिए, आज तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने बोला था हमेशा कि प्रॉमिस मेड प्रॉमिस केप्ट।